एक जापानी पनडुब्बी अचानक तेज रफ्तार से अमेरिका के विमान वाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन की ओर सीधी बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि दोनों जहाज कुछ ही पलों में टकरा जाएंगे। हैरानी की बात यह थी कि दोनों में से कोई भी रास्ता बदलने को तैयार नहीं था। अगर टक्कर होती तो पनडुब्बी पूरी तरह टूटकर समुद्र में समा जाती। लेकिन आखिरी क्षण में अमेरिकी 7वें बेड़े के कमांडर ने पीछे हटने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि उस पनडुब्बी के अंदर ऐसा परमाणु हथियार होने की आशंका थी जो पूरे 7वें बेड़े को पल भर में खत्म कर सकता था। मौत के मुंह से बचने के बाद सबको लगा कि अब खतरा टल गया है। लेकिन तभी पनडुब्बी ने अचानक दिशा बदल दी। उसके कप्तान ने ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कोई साधारण पनडुब्बी नहीं थी। यह दोनों देशों द्वारा मिलकर बनाई गई नई पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बी थी। इसमें सबसे आधुनिक तकनीक लगाई गई थी। इसके कप्तान जियांग तियान बेहद अनुभवी और चतुर रणनीतिकार माने जाते थे। इस समुद्री यात्रा का उद्देश्य केवल पनडुब्बी की क्षमता की जांच करना नहीं था, बल्कि पूर्व दिशा के एक बड़े देश के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी था। पनडुब्बी पर एक अमेरिकी सलाहकार मौजूद था, लेकिन बाकी सभी नाविक जियांग तियान के अपने चुने हुए लोग थे। सलाहकार को लगा था कि यह सिर्फ एक साधारण अभ्यास है। लेकिन जैसे ही पनडुब्बी तय समुद्री क्षेत्र में पहुंची, जियांग तियान ने अचानक अमेरिकी पनडुब्बी पर टॉर्पीडो दागने का आदेश दे दिया। लक्ष्य लगभग 3000 मीटर दूर था। सलाहकार हैरान रह गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कप्तान अपने फैसले पर अड़ा रहा। आदेश मिलते ही टॉर्पीडो तेजी से पानी चीरता हुआ आगे बढ़ गया। अचानक हुए इस हमले से अमेरिकी पनडुब्बी में अफरा तफरी मच गई। कप्तान ने तुरंत बचाव के आदेश दिए, लेकिन जल्दबाजी में वे टॉर्पीडो से बच नहीं पाए। हालांकि यह केवल अभ्यास में इस्तेमाल होने वाला नकली टॉर्पीडो था, असली नहीं। फिर भी यह हरकत बेहद खतरनाक और नियमों के खिलाफ थी। अमेरिकी सलाहकार गुस्से से भर गया। उसने कप्तान को सैन्य अदालत में घसीटने की धमकी दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पनडुब्बी पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी। सबकी निगाहें अब उसी पर गुस्से से टिक गई थीं। उसी पल सलाहकार समझ गया कि यह पनडुब्बी अब उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। इसके बाद कप्तान ने गहरे समुद्र की ओर बढ़ने का आदेश दिया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है। इस विद्रोही कदम से अमेरिकी प्रशांत बेड़े का कमांडर आगा बबूला हो गया। तुरंत 7वें बेड़े को उसे घेरने का आदेश दिया गया। उधर जापान की सरकार भी हिल गई। कुछ लोग डर रहे थे कि अमेरिका यह न समझ बैठे कि यह सब सरकार की साजिश है। लेकिन कुछ अधिकारियों का मानना था कि अगर वे इस परमाणु पनडुब्बी पर नियंत्रण पा लें तो यह उनके लिए सौदेबाजी का मजबूत हथियार बन सकता है। शायद इससे वे अमेरिका की पकड़ से भी बाहर निकल सकें। इसी सोच के साथ एक पारंपरिक पनडुब्बी ली बो को उसे ढूंढने के लिए भेजा गया। उसके कप्तान मुराशो थे, जो जियांग तियान को अच्छी तरह जानते थे। मुराशो ने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया कि जियांग तियान मारियाना गर्त के पास 7वें बेड़े पर घात लगाने की योजना बना सकता है। जैसा अनुमान था, जियांग तियान पश्चिमी प्रशांत महासागर में पहुंच गया। उसने तो हद कर दी, पनडुब्बी को समुद्र की सतह पर ले आया। यह कदम आत्मघाती था। तभी एक अमेरिकी पनडुब्बी रोधी गश्ती विमान ने उसे देख लिया। प्रशांत बेड़े के कमांडर ने तुरंत हमले का आदेश दे दिया। जैसे ही उद्देश्य पूरा हुआ, जियांग तियान ने पनडुब्बी को फिर से गहराई में उतरने का आदेश दिया। लेकिन तब तक गश्ती विमान पनडुब्बी रोधी बम गिरा चुका था। लगभग 2.5 सेकंड बाद बम पानी में गिरा और जोरदार धमाका हुआ। पनडुब्बी तेजी से नीचे गई, लेकिन विस्फोट की लहरों ने उसे झटका दिया। किसी तरह उसकी उन्नत तकनीक ने उसे बचा लिया। इधर 7वां बेड़ा पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ चुका था। पूरा विमान वाहक युद्ध समूह और उसके साथ पानी के नीचे 3 परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात थीं। जैसे ही यह खबर जियांग तियान तक पहुंची, वह जरा भी नहीं घबराया, बल्कि उसने पनडुब्बी में संगीत की आवाज पूरी तरह बढ़ा दी। धीरे धीरे वह ऊपर उठने लगा। समुद्र की गहराई में बजता संगीत दूर तक फैल गया। अमेरिकी बेड़े ने तुरंत उसकी स्थिति पकड़ ली और उसे घेरने की तैयारी कर ली। जैसे ही अमेरिकी कप्तान ने हमला करने का आदेश देने की तैयारी की, उसी समय एक नाविक ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। आगे क्या हुआ, यह और भी चौंकाने वाला है। अचानक वह परमाणु पनडुब्बी एक भूत की तरह अमेरिकी पनडुब्बी के दाहिने हिस्से में प्रकट हो गई। असल में कप्तान जियांग तियान ने चालाकी से संगीत की आवाज को कभी कम कभी ज्यादा करके दुश्मन के सोनार ऑपरेटरों को भ्रमित कर दिया था। अमेरिकी कप्तान ने तुरंत अपनी पनडुब्बी को ऊपर की दिशा में मोड़ने का आदेश दिया ताकि वह दूरी बना सके और दूसरी साथी पनडुब्बी को हमला करने का मौका मिल सके। लेकिन जियांग तियान की पनडुब्बी ऐसे चिपक गई जैसे कोई जिद्दी शिकारी अपने शिकार को पकड़
ले। उधर विमान वाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन पहले से तैयार खड़ा था। समुद्र में निगरानी के लिए विशेष सोनार उपकरण तैनात कर दिए गए थे ताकि पनडुब्बी जैसे ही पास आए उसे घेर लिया जाए। खतरे को भांपते ही जियांग तियान ने अचानक गति कम करने और टॉर्पीडो तैयार करने का आदेश दिया। उसके आदेश के साथ ही 2 टॉर्पीडो आगे की ओर दागे गए और उसी क्षण पनडुब्बी तेजी से नीचे गहराई में उतर गई। अमेरिकी पनडुब्बी टॉर्पीडो से बचने में इतनी व्यस्त हो गई कि जवाबी हमला करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि दोनों टॉर्पीडो फटे नहीं। फिर भी वे जाकर अमेरिकी पनडुब्बी के पीछे लगे प्रोपेलर से टकरा गए। बस उसी पल उसकी शक्ति खत्म हो गई। पनडुब्बी लगभग बेकार हो चुकी थी। 7वां बेड़ा अपने साथी को बचाने में उलझ गया। ऐसा लगा कि जियांग तियान मौका गंवा देगा, लेकिन तभी वह फिर से समुद्र की सतह पर उभरा और सीधा विमान वाहक पोत की ओर बढ़ने लगा। 7वें बेड़े के कमांडर ने सोचा कि वह उसे जाल में फंसा लेगा। वह शांत रहा, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि जियांग तियान सीधा रेडियो पर उसे धमकी देगा। जियांग तियान ने साफ शब्दों में कहा, अगर 7वां बेड़ा आगे बढ़ा तो परिणाम गंभीर होंगे। कमांडर ने इसे पहले तो ब्लफ समझा, फिर भी सावधानी के लिए उसने प्रशांत बेड़े के मुख्यालय से संपर्क किया। ऊपर से अनुमति मिलने के बाद उसने दिशा नहीं बदली। बेड़ा आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होती गई कमांडर के मन में डर घर करने लगा। दूसरी ओर जियांग तियान पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था, जैसे उसे अपने कदम पर पूरा भरोसा हो। आखिरी क्षण में कमांडर का धैर्य टूट गया। उसने दिशा बदलने का आदेश दिया। दोनों जहाज लगभग एक दूसरे को छूते हुए निकल गए और उसी पल जियांग तियान ने दुनिया को हिला देने वाली घोषणा कर दी। उसने एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का ऐलान कर दिया। यह खबर सुनकर अमेरिकी प्रशांत बेड़े के अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति तक हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस पर भरोसा किया वही अचानक विद्रोही कैसे बन गया। अगर मामला गलत संभाला जाता तो दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते थे और इससे एशिया की शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता था। इसी बीच जापान की एक और पनडुब्बी वहां पहुंची। उसके कप्तान मुराकामी ने जियांग तियान से बात करके उसे मनाने की कोशिश की। चेतावनी के बावजूद वह छोटी नाव में बैठकर विद्रोही पनडुब्बी तक गया, लेकिन जियांग तियान के जवाब इतने अजीब और अप्रत्याशित थे कि मुराकामी भी हैरान रह गया। उसे लगा क्या वह सचमुच पागल हो गया है, लेकिन सच यह था कि जियांग तियान हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। उधर अमेरिका के शीर्ष नेताओं ने फैसला कर लिया। उन्होंने आदेश दिया, इस विद्रोह को हर हाल में खत्म करो। 7वें बेड़े के कमांडर को परमाणु हथियारों का खतरा पता था, फिर भी उसे आदेश मानना पड़ा। एक युद्धपोत की तोपें विद्रोही पनडुब्बी पर तान दी गईं। खबर मिलते ही जियांग तियान ने तुरंत पनडुब्बी को नीचे उतरने का आदेश दिया। मुराकामी को मजबूरन वहां से लौटना पड़ा और फिर 7वें बेड़े के कमांडर ने हमला शुरू करने का आदेश दे दिया। आगे जो हुआ वह समुद्री इतिहास का सबसे खतरनाक टकराव साबित होने वाला था। 7वें बेड़े के कमांडर को अब भी परमाणु हथियार का डर सता रहा था, इसलिए उसने सीधा निशाना नहीं लगाया। तोप के गोले पनडुब्बी से लगभग 200 मीटर दूर गिराए गए। यह दूरी जानबूझकर रखी गई थी और यही मौका बन गया। विद्रोही पनडुब्बी चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि कमांडर ने तुरंत P-3 पनडुब्बी रोधी विमान भेज दिया। विमान ने उनके आगे लगभग 500 मीटर की दूरी पर गहरे पानी वाले बम गिरा दिए। उधर मुराकामी भी अपनी पनडुब्बी ली बो के साथ पीछे लगा हुआ था। वह जियांग तियान की ही चाल दोहराना चाहता था। उसने सोचा अगर दुश्मन के प्रोपेलर को टॉर्पीडो से नुकसान पहुंचा दिया जाए तो पनडुब्बी की ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टॉर्पीडो ट्यूब में पानी भरा गया उसकी आवाज दुश्मन पनडुब्बी ने पकड़ ली। टॉर्पीडो छोड़े जाने के उसी पल जियांग तियान ने आदेश दिया, तुरंत नीचे उतरो। उसी क्षण गहरे पानी का बम भी फटा, लेकिन पनडुब्बी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तेजी से नीचे उतरते हुए वह मुराकामी के टॉर्पीडो से भी बाल बाल बच गई। कुछ ही देर में वह सोनार की पकड़ से बाहर हो गई। ली बो की टीम उसकी सही स्थिति नहीं जान पा रही थी। फिर भी एक अनुभवी सोनार ऑपरेटर ने जटिल समुद्री शोर के बीच उसकी हल्की सी आवाज पकड़ ली, लेकिन अगला पल और भी चौंकाने वाला था। वह पनडुब्बी उनके ठीक नीचे आकर रुक गई थी। वे कुछ समझ पाते उससे पहले 7वें बेड़े ने दूसरी लहर का हमला शुरू कर दिया। कई पनडुब्बी रोधी बम उनके आसपास गिरने लगे। पानी का पूरा इलाका धमाकों से भर गया। एक बम ठीक उनके ऊपर गिरा। अनुमान था कि लगभग 20 सेकंड बाद वह सीधे पनडुब्बी से टकराएगा। दोनों कप्तानों ने तुरंत दिशा बदल दी। किस्मत से बम उनके बीच की खाली जगह से निकल गया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। उनके नीचे लगभग 400 मीटर की गहराई में एक और विस्फोट हुआ। उसकी ताकत से
लीबो को भारी झटका लगा। जियांग तियान समझ चुका था कि 7वां बेड़ा अभी भी परमाणु खतरे से डरा हुआ है। वे सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कमांडर ने पूरी ताकत से हमला नहीं किया और फिर विद्रोही पनडुब्बी गहरे समुद्र में गायब हो गई। लेकिन कमांडर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी 3 परमाणु पनडुब्बियों को पीछा जारी रखने का आदेश दिया। उधर जापान की सरकार में बहस छिड़ी हुई थी। कुछ लोग उस परमाणु पनडुब्बी को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, कुछ अमेरिका को नाराज करने से डर रहे थे। लगातार लगभग 8 घंटे तक बहस चलती रही। कोई फैसला नहीं हो पाया। तभी अमेरिका की ओर से आमने सामने की बातचीत का संदेश आया। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले से ही सख्त रुख तय कर लिया था। वे इस विद्रोह को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन समुद्र में हालात उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे थे। 3 अमेरिकी पनडुब्बियां उस विद्रोही पनडुब्बी का पीछा कर रही थीं। फिर भी जियांग तियान जरा भी घबराया नहीं। वह उन्हें एक संकरे समुद्री मार्ग की ओर ले गया और वहीं पलटवार किया। सबसे पहले अमेरिकी पनडुब्बी कोलंबिया ने उसे देखा। उसने तेजी से 2 टॉरपीडो दाग दिए, लेकिन समुद्र की गहराई में मौजूद चुंबकीय प्रभाव ने टॉरपीडो की दिशा बिगाड़ दी। वे लक्ष्य तक पहुंचे बिना भटक गए। इतना ही नहीं, वे दुश्मन के बहुत पास से गुजर गए, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। तभी एशविल नाम की दूसरी पनडुब्बी पीछे से आ गई। उसे लगा अब शिकार हाथ में है, लेकिन जियांग तियान इलाके की भौगोलिक बनावट अच्छी तरह जानता था। उसने ऐसी चाल चली कि एशविल समय पर मुड़ नहीं पाई और सीधे समुद्र के नीचे चट्टान से टकरा गई। एक ही झटके में वह लड़ाई से बाहर हो गई। लेकिन संकट अब भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक एक तैरती हुई एंटीना की तार आकर विद्रोही पनडुब्बी के प्रोपेलर में उलझ गई। यह जाल अमेरिकी पनडुब्बी ओक्लाहोमा सिटी ने बिछाया था। उनका इरादा था उसे पकड़कर रोक देना, लेकिन जियांग तियान शांत रहा। उसने पनडुब्बी को और नीचे उतार दिया। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, तार सीधी खिंचती चली गई, यहाँ तक कि ओक्लाहोमा सिटी भी उसके साथ नीचे खिंचने लगी। गहराई बढ़ती गई, पानी का दबाव असहनीय होने लगा। अंत में मजबूर होकर उन्हें वह तार काटनी पड़ी, लेकिन तब तक उनकी पनडुब्बी की ऊपर उठने की क्षमता भी कमजोर हो चुकी थी। उधर कोलंबिया ने फिर से 2 टॉरपीडो दागे, लेकिन जियांग तियान ने समुद्री रडार के अंधे क्षेत्र का फायदा उठाकर उन्हें भी आसानी से टाल दिया। अब समुद्र की गहराई में यह खेल और भी खतरनाक होने वाला था। विद्रोही पनडुब्बी अचानक पूरी रफ्तार से अमेरिकी पनडुब्बी कोलंबिया की ओर बढ़ी। कोलंबिया के कप्तान ने तुरंत लगभग 20 डिग्री नीचे की ओर मुड़ने का आदेश दिया ताकि टक्कर टाली जा सके। दोनों पनडुब्बियां आमने सामने थीं। ऐसा लग रहा था कि अब टक्कर निश्चित है, लेकिन आखिरी क्षण में जियांग तियान ने अपनी पनडुब्बी की गति शून्य कर दी। कोलंबिया के कप्तान को लगा वह बच गया, लेकिन तभी उसके सामने समुद्र की गहराई में डूबा हुआ एक पुराना जहाज दिखाई दिया। दिशा बदलने की कोशिश बेकार रही। कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे बने कि विद्रोही पनडुब्बी ने बिना एक भी टॉरपीडो चलाए 3 परमाणु पनडुब्बियों को लड़ाई से बाहर कर दिया। यह सब लगभग 10 मिनट से भी कम समय में हो गया। पीछा कर रहे मुराकामी के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था। उधर अमेरिका में आपात बैठक चल रही थी। वे सिर्फ यह नहीं सोच रहे थे कि विद्रोही पनडुब्बी को कैसे रोका जाए, बल्कि यह भी कि इस संकट से राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए। उनकी योजना थी एक तरफ समस्या खत्म की जाए, दूसरी तरफ अमेरिका और जापान की दोस्ती को और मजबूत दिखाया जाए और साथ ही रक्षा बजट बढ़ाने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ाया जाए। इसी सोच के साथ प्रशांत महासागर का तीसरा बेड़ा मदद के लिए भेज दिया गया। लेकिन जापान का रुख अचानक बदल गया। बातचीत के दौरान उन्होंने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने यह कहकर अपनी आत्मरक्षा बलों को समुद्र में भेज दिया कि वे केवल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पनडुब्बी में सच में परमाणु हथियार हैं या नहीं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि एक समय दोनों बेड़ों के बीच हल्की झड़प की स्थिति बन गई और फिर दुनिया दंग रह गई। जापान की परमाणु पनडुब्बी ने 2 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दाग दी। वे सीधी अमेरिकी विमानवाहक पोत लिंकन की ओर बढ़ी। तीसरे बेड़े के कमांडर को भरोसा था कि केवल 2 मिसाइलें उनके आधुनिक रक्षा तंत्र के सामने कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन जैसे ही मिसाइलें हवा में फटी, उनसे हजारों छोटे छोटे एल्यूमिनियम के टुकड़े फैल गए। ये टुकड़े सीधे रडार प्रणाली पर गिरे। कुछ ही क्षणों में विमानवाहक पोत की रडार प्रणाली लगभग निष्क्रिय हो गई। कमांडर गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत जवाबी मिसाइलें दागने का आदेश दिया। अब समुद्र में 2 मोर्चे बन चुके थे। जापान की आत्मरक्षा बलें भी विद्रोही पनडुब्बी की रक्षा में आ गईं। एक मिसाइल को रोका नहीं जा सका। वह समुद्र में गिरकर दिशा बदलती हुई एक जापानी जहाज की ओर बढ़ी। सौभाग्य से समय पर बचाव हो गया और बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जापानी कमांडरों में भी मतभेद था। कुछ तुरंत अमेरिका पर जवाबी हमला करना चाहते थे,
कुछ अब भी डर रहे थे कि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इन सब के बीच जियांग तियान शांत था। उसका उद्देश्य साफ था। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि सच्ची स्वतंत्रता और सम्मान पाने के लिए साहस चाहिए। उसने हाल ही में जिस नए राष्ट्र की घोषणा की थी वह किसी भी सशस्त्र टकराव से डरने वाला नहीं था। तभी तीसरे बेड़े की दूसरी लहर का हमला शुरू हुआ। जापानी बेड़े ने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी 3 मिसाइलें रोकने से छूट गईं। सौभाग्य से विद्रोही पनडुब्बी की क्षमता बेहतरीन थी। वह बच निकली और फिर धीरे धीरे वह विमान वाहक पोत लिंकन के और पास पहुंचने लगी। जो काम जापानी सरकार खुलकर नहीं कर पा रही थी वह जियांग तियान खुद करने वाला था। अचानक 4 टॉर्पीडो एक साथ दागे गए। उस समय लिंकन अब भी रडार की गड़बड़ी से उबर नहीं पाया था। बचाव की तैयारी अधूरी थी। कुछ ही क्षणों में चारों टॉर्पीडो सीधे उसके बीचों बीच जा लगे। भयानक धमाका हुआ। यह दशकों में पहली बार था जब किसी बड़े युद्ध पोत को इस तरह डुबोया गया। दुनिया स्तब्ध रह गई। अगर हालात और बिगड़ते तो यह टकराव वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता था। जापान के प्रधानमंत्री ने तुरंत प्रेस वार्ता बुलाई। बाहर से वे खुद को इस घटना से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते थे। समस्या बस एक थी, उनका संपर्क जियांग तियान से नहीं हो पा रहा था और समुद्र की गहराई में वह अगला कदम सोच चुका था। जैसे ही प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे थे, अचानक खबर आई जियांग तियान जापान से सीधे बातचीत करना चाहता है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत घोषणा कर दी कि अगले दिन ठीक 12 बजे टोक्यो खाड़ी में वार्ता होगी। साथ ही यह बयान भी दिया गया कि विद्रोही पनडुब्बी में कोई परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन अमेरिका कैसे मानने वाला था? वहां से तुरंत नया आदेश आया, उस पनडुब्बी को हर हाल में डुबो दो। 7वें बेड़े के कमांडर को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर उसने फिर से नरमी दिखाई तो इसे देशद्रोह माना जाएगा। दिल में डर होते हुए भी उसे आदेश मानना पड़ा। वह पूरे बेड़े के साथ आगे बढ़ा। जल्द ही विमान वाहक युद्ध समूह ने विद्रोही पनडुब्बी का पता लगा लिया। उधर पनडुब्बी ने भी यूएसएस रोनाल्ड रीगन के युद्ध समूह को देख लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सीधे संचार चैनल खोलकर रीगन से संपर्क किया, जैसे सब कुछ उसी की योजना के अनुसार चल रहा हो। 7वें बेड़े का कमांडर हमला करने ही वाला था कि ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर ने एक चौंकाने वाली चीज देखी। पनडुब्बी के ऊपर अमेरिकी सैन्य सलाहकार खड़ा था। अब अगर हमला होता तो अपने ही अधिकारी की जान जा सकती थी। मजबूर होकर 7वां बेड़ा कुछ नहीं कर पाया और पनडुब्बी टोक्यो खाड़ी की ओर बढ़ती रही। संभावित हमले से बचाने के लिए जापान की आत्मरक्षा बलों ने खुद उसे सुरक्षा घेरा देकर आगे बढ़ाया। जियांग तियान जब टोक्यो खाड़ी पहुंचा तो उसके चेहरे पर अजीब संतोष था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि 7वें बेड़े ने पहले ही खाड़ी के निकास मार्ग बंद कर दिए हैं। वे उसे जाल में फंसाने की तैयारी कर चुके थे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान को अंतिम चेतावनी दे दी। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक मालवाहक जहाज के नीचे गुप्त स्थान बनाकर पनडुब्बी को छिपाया गया था ताकि वहीं उसकी मरम्मत और रसद पूरी की जा सके। सोचा गया था कि इससे अमेरिकी सेना को पता नहीं चलेगा, लेकिन 7वां बेड़ा पहले ही सब समझ चुका था। उन्होंने पूरी टोक्यो खाड़ी को घेर लिया। उन्हें लगा अब विद्रोह खत्म करना आसान होगा, पर यही फैसला उनके लिए भारी पड़ गया। घिरे होने के बावजूद जियांग तियान बिल्कुल शांत था। उसने सार्वजनिक रूप से दाएं राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की। उसने खुद को उस नए राष्ट्र का प्रमुख बताया और जापान के साथ औपचारिक गठबंधन का प्रस्ताव रखा। यह घोषणा पूरी दुनिया में सीधा प्रसारित की गई। जापान ने भी उसे उच्च स्तर का स्वागत दिया। गठबंधन की प्रक्रिया को वैश्विक प्रसारण के जरिए दिखाया गया। दुनिया दंग रह गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने कभी खुलकर विश्व नेतृत्व की महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई थी। वह हमेशा अमेरिका के साथ कदम मिलाकर चलता रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति को भरोसा था कि जापान इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जापान ने शर्तें मान लीं। हालांकि अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को देखते हुए उन्होंने इस नई सैन्य इकाई का नियंत्रण अस्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र को सौंपने की बात कही, ताकि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल सके। यह चालाकी भरा कदम था। अब अमेरिका बेचैन हो उठा। राष्ट्रपति ने तुरंत जापानी प्रधानमंत्री को फोन किया और जियांग तियान से बात करने की मांग की। जियांग तियान ने अमेरिकी अहंकार के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। यह सीधा चुनौती थी। इसके बाद जापान की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा बुलाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें विश्व शांति पर चर्चा होनी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऊपर से सहमति जता दी, लेकिन फोन रखते ही उन्होंने फिर आदेश दिया, उस पनडुब्बी का अंत कर दो। इस
बार निगरानी के लिए प्रशांत बेड़े के सर्वोच्च कमांडर को भी भेजा गया ताकि 7वां बेड़ा दोबारा नरमी न दिखाए। पनडुब्बियां आगे बढ़ाई गईं। उधर विद्रोही पनडुब्बी अभी पूरी तरह मरम्मत और आपूर्ति पूरी नहीं कर पाई थी। मालवाहक जहाज के नीचे छिपी होने के बावजूद वह असुरक्षित थी, लेकिन जापान की लीबो पनडुब्बी के कप्तान मुराकामी ने खतरे को पहले ही भांप लिया। उसे अंदाजा था कि अमेरिका विशेष चुपके से चलने वाले टॉरपीडो का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसने फैसला किया अगर हमला हुआ तो वह अपनी पनडुब्बी को ढाल बनाकर विद्रोही पनडुब्बी की रक्षा करेगा। अब टोक्यो खाड़ी में अंतिम टकराव की घड़ी करीब आ चुकी थी। जैसा मुराकामी ने अंदाजा लगाया था, दागा गया टॉरपीडो सीधे लक्ष्य पर नहीं फटा, लेकिन एक टॉरपीडो बच निकला और उसने मरम्मत कर रहे मालवाहक जहाज को जोरदार टक्कर मार दी। धमाके के साथ जहाज कांप उठा। अमेरिका रुकने वाला नहीं था। दूसरी पनडुब्बी ने भी हमला शुरू कर दिया। लीबो फिर से ढाल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार टॉरपीडो उसके किनारे से निकलते हुए सीधे मालवाहक जहाज में जा लगे। अब जहाज तेजी से डूबने लगा। उधर विद्रोही पनडुब्बी की मरम्मत अभी अभी पूरी हुई थी, लेकिन अगर वह तुरंत बाहर नहीं निकलती तो डूबते जहाज के साथ समुद्र में समा जाती। इसी बीच अमेरिका ने 2 और पनडुब्बियां भेज दी। स्थिति बेहद खतरनाक थी। जियांग त्यान ने शांत स्वर में आदेश दिया, नीचे उतरो और जहाज के डूबने से पहले बाहर निकलो। पनडुब्बी धीरे धीरे मालवाहक जहाज के भीतर से सरकते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही जहाज का अगला हिस्सा समुद्र की तह से टकराया, पनडुब्बी भी फंसने की कगार पर आ गई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। वह बाल बाल बचते हुए जहाज के निचले हिस्से को छूकर बाहर निकल गई और उसी दौरान अमेरिकी टॉरपीडो भी उसे छू नहीं पाए। संकट टल गया। अब जियांग त्यान ने पलटवार का फैसला किया। उसी समय अमेरिकी पनडुब्बी ने फिर 2 टॉरपीडो दाग दिए। जियांग त्यान तनिक भी घबराया नहीं। उसने पहले एक टॉरपीडो दागा, लगभग 10 सेकंड बाद दूसरा छोड़ा, फिर दिशा पूरी ताकत से बदल दी। पहला टॉरपीडो दुश्मन के दोनों टॉरपीडो से टकराकर उन्हें हवा में उड़ा गया। दूसरा सीधे अमेरिकी पनडुब्बी की ओर बढ़ गया। अमेरिकी कमांडर ने तुरंत जेफर पनडुब्बी को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन विद्रोही पनडुब्बी उसका पीछा करती रही। आगे 7वें बेड़े का विशाल विमानवाहक युद्ध समूह खड़ा था। उस घेराबंदी को तोड़ना असंभव सा लग रहा था। अमेरिका ने जोखिम उठाया। उन्होंने अपने ही साथी की परवाह किए बिना हमला जारी रखा, लेकिन जियांग त्यान पहले ही सावधान हो चुका था। उसने तुरंत गहराई में जाना रोक दिया और पूरी गति से पीछे हट गया। फिर भी चारों ओर से जहाजों का जाल कसता जा रहा था। कुछ समय बाद 2 अमेरिकी पनडुब्बियों का संपर्क टूट गया। 7वें बेड़े का कमांडर बचाव दल भेजना चाहता था, लेकिन ऊपर से आए आदेश ने उसे रोक दिया। हमला जारी रखो। जियांग त्यान समुद्र की भौगोलिक बनावट का फायदा उठाकर बच निकला। तभी उसने देखा लीबो पनडुब्बी फिर उसके पीछे आ रही है। वह मुराकामी को अंतिम निर्णय लेने पर मजबूर करना चाहता था। इधर मुराकामी के दल को आदेश मिला था, विद्रोही पनडुब्बी की रक्षा करो, लेकिन उसके मन में भारी द्वंद्व था। अगर अमेरिका से संबंध टूटे तो देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। अतीत की दर्दनाक यादें उसके मन में कौंध उठी। दोनों पनडुब्बियां अब लगभग आमने सामने थीं। आखिरकार मुराकामी ने फैसला कर लिया। उसी समय पीछे से एक अमेरिकी पनडुब्बी दिखाई दी, वही जिसने मालवाहक जहाज को डुबोया था। मुराकामी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दिशा बदलकर अपनी पनडुब्बी को विद्रोही पनडुब्बी के सामने ढाल बना दिया। जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि उनके समुद्री क्षेत्र में कार्रवाई न करें, लेकिन अमेरिकी पनडुब्बी ने फिर हमला कर दिया। टॉरपीडो सीधे लीबो की दिशा में बढ़ रहा था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मुराकामी ने तुरंत समुद्र की तलहटी की ओर 2 टॉरपीडो दागे। उसका उद्देश्य था समुद्र की मिट्टी और रेत उड़ाकर ऐसा धुंधलापन पैदा करना जिससे दुश्मन के टॉरपीडो की दिशा बिगड़ जाए। अब समुद्र की गहराई में फैसला होने वाला था। सबको लगा कि मुराकामी की चाल काम कर गई, लेकिन धुंध और मिट्टी के बावजूद एक टॉरपीडो सीधा लीबो की ओर बढ़ता रहा। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। लीबो ने अपने शरीर से वार झेल लिया और इस तरह उसने विद्रोही पनडुब्बी को बचा लिया। जियांग त्यान चाहता तो उसी समय समुद्री खाई का रास्ता लेकर सीधे प्रशांत महासागर की ओर निकल सकता था, लेकिन तभी उसके सोनार ऑपरेटर ने खबर दी, लीबो समुद्र की तलहटी में फंस गई है। अब उसके सामने सबसे कठिन सवाल था, भागे या बचाए। लीबो के कई हिस्सों में पानी भर चुका था। वह गहरे कीचड़ में धंस गई थी। बार बार कोशिश करने पर भी वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। अगर जल्दी मदद न मिलती
तो पूरा दल समुद्र में समा जाता। उधर जापान की सरकार ने मीडिया के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सीधा सवाल उठाया गया, क्या विद्रोही पनडुब्बी के पास सच में परमाणु हथियार हैं? यह सवाल लाइव प्रसारण में गूंज उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। दुनिया भर में खबर फैल गई कि टोक्यो खाड़ी में अमेरिका खुली सैन्य कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका की छवि पर असर पड़ने लगा। जापान ने इसी मौके पर औपचारिक रूप से युद्ध रोकने की मांग कर दी। राष्ट्रपति अब फायदे और नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। इधर समुद्र की गहराई में ज़्यांग तियान ने भागने का विचार छोड़ दिया। उसने मुड़कर ली बो को बचाने का फैसला किया। तभी एक और अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर दिया। ली बो के अंदर ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी। ज़्यांग तियान ने बिना देर किए 2 काम एक साथ किए। पहला, दुश्मन के हमले को सहने की तैयारी। दूसरा, ली बो के नीचे की मिट्टी को हटाने के लिए एक टॉरपीडो दागा। सौभाग्य से बुलबुलों की ध्वनि परत ने दुश्मन के टॉरपीडो को भ्रमित कर दिया और ज़्यांग तियान का टॉरपीडो ठीक नीचे जाकर फटा। धमाके से कीचड़ हिला। भीतर से ली बो की टीम ने भी पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे पनडुब्बी ऊपर उठने लगी। बचाव सफल रहा। अब ज़्यांग तियान ने अपनी दिशा समुद्री खाई की ओर मोड़ दी, लेकिन 7वां बेड़ा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति लगभग 2 घंटे से अधिक विचार करने के बाद आखिरकार निर्णय पर पहुंचे। कुछ ही देर में 7वें बेड़े को पीछे हटने का आदेश मिला, लेकिन प्रशांत बेड़े के सर्वोच्च कमांडर माइक ने खुलकर विरोध कर दिया। उसका अतीत इस फैसले से जुड़ा था। उसके पिता पर्ल हार्बर की लड़ाई में मारे गए थे और उसी संघर्ष में उसने अपनी एक आंख भी खो दी थी। उसके लिए यह सिर्फ सैन्य अभियान नहीं था, यह व्यक्तिगत बदला था। फिर भी 7वें बेड़े के कमांडर ने आधिकारिक रूप से पीछे हटने का आदेश दे दिया। माइक नाराज था। तभी अचानक समुद्र से एक और खतरा उठा। विद्रोही पनडुब्बी ने एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दाग दी। वह सीधी यूएसएस रोनाल्ड रीगन की ओर बढ़ रही थी। रक्षा प्रणाली ने तुरंत गोलियां बरसाईं। तेज रफ्तार से दागी गई हजारों गोलियों ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। सबने राहत की सांस ली। माइक फिर से हमला करना चाहता था, लेकिन 7वें बेड़े के कमांडर ने उसे मौका नहीं दिया। उसने तुरंत दिशा बदलने और पीछे हटने का आदेश दे दिया। अमेरिकी बेड़ा और जापानी आत्मरक्षा बल लगभग आमने सामने से गुजरते हुए अलग हुए। इस अफरा तफरी में विद्रोही पनडुब्बी समुद्री खाई पार कर गई और खुले प्रशांत महासागर में प्रवेश कर गई। उसका अगला लक्ष्य था न्यूयॉर्क, जहां संयुक्त राष्ट्र की बैठक होने वाली थी। लेकिन अपमान का घूंट पी चुके अमेरिका के लिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी।